सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान टीचर्स अपडेट में स्वागत है। और आप सभी से हमारा निवेदन ये रहेगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपके पास जब हमारे वीडियो अपलोड होते हैं तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और अधिक से अधिक अपने और शिक्षक साथियों तक ये वीडियो पहुंचाएं। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसलाइन असेसमेंट के बाद हमें किस प्रकार से कार्य करना है। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और अब तक आप बेसलाइन असेसमेंट पे जो काम कर चुके हैं पहले मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। अब तक आपने कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों की जो वर्कबुक राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो कार्यक्रम अपना चल रहा है उसके आधार पर आपने बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट ले लिया होगा और उसके बाद में आपने उसकी शाला दर्पण पर प्रविष्टि भी कर दी होगी। और बेसलाइन असेसमेंट के बाद में जो बच्चों के दो समूह बने हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, या ग्रुप 1 या 2 भी अपन कह सकते हैं, तो वो दो ग्रुप भी आप बना चुके होंगे। अब आपके सामने ये प्रश्न आ रहा होगा कि ग्रुप बनने के बाद में हमें जो वर्कबुक में आगे कैसे कार्य करना है। तो मेरे साथी चंद्रभान जी, आप सभी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को अपन चर्चा के साथ में यहाँ शेयर करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। तो सर, हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि बेसलाइन असेसमेंट करने के बाद में हमें बच्चों की बैठक व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, बच्चों को किस प्रकार से, क्योंकि दो समूह बन चुके हैं और अब दोनों समूहों के ऊपर हम बच्चों के साथ जो काम करेंगे वो अलग अलग करेंगे, तो क्योंकि दोनों का स्तर अलग अलग है, तो बैठक व्यवस्था कैसी क्या रहेगी उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी। राजेश जी के कहने के अनुसार यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब हमें बात करेंगे बेसलाइन के ऊपर। जो आकलन कर लिया है हमने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत, जैसा कि राजेश जी ने सारी चीज़ बता दी आपको। अभी तक हमने बेसलाइन आकलन है वो विद्यालय में कंप्लीट कर लिया है, शाला दर्पण पर उसकी प्रविष्टि भी कर दी है और समूह निर्माण भी हमने कर लिए है। अब हम राजेश जी का जो प्रश्न है वो कि हमने समूह निर्माण भी बना लिए, समूह 1 और समूह 2 के बच्चों विद्यार्थियों को छांट भी लिए हैं और हमारा जो उन बच्चों को समूह में किस प्रकार से कक्षा में उनको बैठाना है कि वर्क जो है, जो बेसलाइन आकलन के बाद में जो मिड टर्म जो असेसमेंट है तब तक का जो वर्क है तो वो तो उन बच्चों का एक जैसा है, लेकिन हमें उनको बैठाना कैसे है। तो साथियों, जैसे हमारे पास में दो समूह के बच्चे हो गए, समूह 1 और समूह 2, तो हमें उन बच्चों को पृथक पृथक तरीके से हमें उनको बैठाना है, समूह 1 के बच्चों को और समूह 2 के बच्चों को। अब यहाँ पर एक जैसे ये आता है कि प्रश्न कक्षा 4 और 5, राजेश जी नोट करना इस बात को, कक्षा 4 और 5 और कक्षा 6 और 7, दोनों कक्षाओं की दो कक्षाओं की जो वर्कबुक है वो सेम है और यहाँ पर हमें उन बच्चों को हम इस प्रकार से बैठा सकते हैं कि जैसे कक्षा 6 और 7 के समूह 1 के बच्चे उनको एक साथ बैठा सकते हैं और कक्षा 4 और 5 के 6 और 7 के समूह 1 के एक साथ बैठा सकते हैं और समूह 2 के बच्चों को एक साथ बैठा सकते हैं, ताकि हम क्योंकि उनको ये जो कार्य जो हम करवाएंगे वो दोनों को एक जैसा ही तो आकलन, उनका बेसलाइन आकलन हुआ है, एक जैसे ही समूह के अंदर हैं, तो 6 और 7 के और 4 और 5 के समूह 1 के बच्चों को एक साथ बैठा सकते हैं और समूह 2 के बच्चों को हमें एक साथ बैठा सकते हैं। बाकी कक्षा 3, कक्षा 8 उनके जो बच्चे हैं उनको समूह 1 के बच्चों को हमें अलग बैठाना है और समूह 2 के बच्चों को हमें अलग बैठा करके उनके साथ में कार्य करना है। ठीक है, सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और सर, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न ये रहेगा कि हमने इनको अलग अलग समूहों में बिठा दिया है और उसी के अनुरूप हम वर्कबुक में काम कर रहे हैं। तो वर्कबुक में काम करते समय जो गतिविधियां हैं, क्योंकि वर्कबुक में अपन देखें तो आगे कुछ गतिविधियां दी गई हैं, तो और गतिविधियों पर हमें किस प्रकार से कार्य करना है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी राजेश जी, जैसे कि हमने समूह निर्धारण कर लिए, बच्चों को समूहवार बैठा दिया। अब हमें जो आगे का जो कार्य करना है वर्कबुक के अंदर, देखो इसमें हमें 3 चीजें दी गई हैं।
मिड टर्म असेसमेंट तक वर्कबुक के अंदर 3 चीजें दी गई हैं। एक दी गई है गतिविधियां, और वो गतिविधियां हमें किस प्रकार से दी गई हैं। हमें जो ABL किट है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए जो विद्यालय में किट दिया गया है, उस किट के आधार पर वो गतिविधियां संबंधित दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए वो गतिविधियां दी गई हैं। हमें सिर्फ उन्हीं गतिविधियों तक नहीं रहना है, इसके अलावा उससे संबंधित अनेक जो गतिविधियां हैं वो हमें शिक्षण सहायक सामग्री का बना करके ABL किट के द्वारा जो हमारे को विद्यालय में प्रदान किया गया है, उस ABL किट को काम में लेते हुए, और हमें इसके अलावा भी हम TLM निर्माण कर सकते हैं। तो हमें वो ABL किट को प्रयोग करते हुए उनकी गतिविधियों को हमें बच्चों से करवानी है। अब राजेश जी, हमने गतिविधियां ABL किट के माध्यम से करवा दी, हमने अपनी तरफ से TLM निर्माण करवा दी, और कार्य पुस्तिका में जो गतिविधियां दी गई हैं वो गतिविधियां हमने करवा दी। अब गतिविधियां करवाने के बाद में उसमें 5, 6, 7 इस प्रकार से कार्य पत्रक हम गतिविधियों के बाद में दिए गए हैं। तो हमें वो सारे कार्य पत्रक भरवा लेने हैं, और कार्य पत्रक भरवाने के बाद में उस गतिविधि से संबंधित कार्य पत्रक भरवा देने के बाद में साप्ताहिक तरीके से एक आकलन पत्रक दिया हुआ है, जिसको हमें रचनात्मक आकलन भी बोलते हैं, और फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से वो आता है। तो वर्कबुक में जो हमारे रचनात्मक आकलन दिए गए हैं, वो बेसलाइन आकलन के 7 दिन बाद में हमें पहला जो आकलन पत्र है वो भरवा लेना है। ये हमारे लिए ये रहेगा कि इनको हमें प्रत्येक सोमवार को 7 दिन के बाद में हम इन आकलन पत्र को है वो भरवा लें। मिड टर्म असेसमेंट तक के प्रत्येक 7 दिन के बाद में हमें वो आकलन पत्र है वो भरवा लेने हैं। बच्चों का रचनात्मक आकलन करना है, और उस रचनात्मक आकलन के बाद में उसमें शिक्षक के हस्ताक्षर और टिप्पणी जो दी गई हैं उनको हमें वो कर देना है। इस प्रकार से हमें उनको गतिविधियां करवानी है। गतिविधियां करवाने के लिए हमें ABL किट को काम में लेना है। ABL किट के साथ में अपनी ओर से और वहां की अपने विद्यालय की परिस्थिति और बच्चों के अनुसार हमें सहायक सामग्री TLM भी निर्माण करनी है, और उसके साथ में हमें उनका साप्ताहिक जो आकलन पत्रक है वो भी लेना है। उनका रचनात्मक असेसमेंट, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक आकलन है, वो उनसे बच्चों से करवाना है। ठीक। तो जैसा कि सर ने बताया, अपन को सप्ताह में एक बार, मुख्य रूप से सोमवार को ही अपन को बच्चों का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो अपन को साप्ताहिक लेना है, और बैठक व्यवस्था सर ने बता दी कि पृथक पृथक हमें समूह के अनुसार उनको रखना है। जो बच्चे B ग्रुप के हैं, यानी कि दूसरे ग्रुप के हैं, उनको टीचर सुगमकर्ता एज ए फैसिलिटेटर के तौर पर उनके साथ जुड़ेगा और उनकी हेल्प करेगा। काम वही है, वर्कबुक वही है, क्योंकि वो बच्चे थोड़ा धीमी गति से काम कर रहे हैं, धीमी गति से सीख रहे हैं, इसलिए हमें शिक्षक साथियों को उनका सपोर्ट करना है, बच्चों को सपोर्ट, उनकी सहायता करते हुए उनको वो वर्कबुक करवानी है। तो सर एक चीज़ और इसमें ये है कि जैसे ये तो हुई वर्कबुक की बात, और वर्कबुक पे काम हम प्रथम 4 कालांश पे कार्य कर रहे हैं, और हमें प्रथम 4 कालांश पे ही काम करना है, यानी कि मध्याह्न से पूर्व, इंटरवल से पहले हम वर्कबुक पे बच्चों के साथ काम करेंगे। बाकी का जो मध्याह्न के पश्चात जो हमें काम करना है, क्या उसके ऊपर क्या पाठ्य पुस्तक है उनके ऊपर कार्य करना है, या फिर उसके बाद में हमें किस प्रकार से कार्य करना है, ये भी कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न थे। तो सर इनके बारे में बताइएगा। जी राजेश जी, ये एक पर्सन भीलवाड़ा से, जो मांडल ब्लॉक है अपना, वहाँ से भी एक शिक्षक का मेरे पास में जो फ़ोन आया था कि सर हमें सिर्फ ये अपना जो वर्कबुक दी गई हैं 4 कालांश में वही करवानी है, और अंतिम 4 कालांश में जो वर्कबुक ही करवानी है, या जो अपना ये जो पाठ्यक्रम है इस प्रकार से करवाना, वो किस प्रकार से करवाना है, उसमें थोड़ा सा हमें सर कन्फ्यूजन है। तो राजेश जी, मैं आपको बता दूं कि शुरू के जो 4 पीरियड हैं, कालांश हैं, उसमें हमें वर्कबुक पर कार्य करवाना है। अंतिम जो 4 कालांश होंगे उसके ऊपर हमें जो हमारी जो वर्तमान जो पाठ्यक्रम है, जो कि हमारा रूटीन जो सिलेबस है, जिस प्रकार से हम कार्य करते आ रहे हैं, वो अंतिम 4 कालांश में हमें बच्चों के साथ में वो कार्य हमें करवाना है। इसमें बात आ गई 1 से 5 की। तो इसमें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक हमें वर्कबुक पर भी कार्य करवाना है, और उसके बाद में उनकी जो पाक्षिक योजना डायरी, जो हमें SIQCC के अंतर्गत हम भरते आ रहे हैं, और कोविड के दौरान वो डायरियां हमने नहीं काम में ली हैं, तो इस बार हमें वापस वो पाक्षिक योजना डायरी है वो भरनी है, और उसमें हमें जो अंतिम 4 कालांश में जो कार्य करवाएंगे वो हमें उस पाक्षिक योजना डायरी के अंदर हमें वो भर लेना है।
और हमें उन पोर्टफोलियो फाइल भी संधारण करनी है, वर्कबुक भी करनी है। शुरू के जो 4 कालांश होंगे वो तो हमें ब्रिज कोर्स जो हमारे वर्कबुक है उसके आधार पर कार्य करवाएंगे, और अंतिम जो 4 कालांश रहेंगे हम अपना जो निर्धारित जो पाठ्यक्रम है विभाग की ओर से उसके अनुसार कार्रवाई कराएंगे। उसके अनुसार पढ़ाने के बाद में जो कार्य पत्र का हमें लेने हैं, पाक्षिक योजना डायरी है वो भर लेनी है, और उसमें जो रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो करना है। और उसके बाद में जो हमारे जैसे योगात्मक मूल्यांकन है वो अपनी शिविरा पंचांग है उसमें उनका बिल्कुल फिक्स शेड्यूल है वो दिया हुआ है। उस फिक्स शेड्यूल के अनुसार जैसे कि सितंबर में हमें योगात्मक आकलन प्रथम लेना है, जनवरी में सेकंड लेना है, उसके बाद में बोर्ड परीक्षा से पहले जो हमें थर्ड जो योगात्मक आकलन है वो करना है। वो शिविरा के अंदर सारी चीजें दी हुई, आपके द्वारा भी इसका एक पृथक से वीडियो है वो बनाया जा चुका है कि हमारा जो किस प्रकार से परीक्षा योजना होगी उसमें S1 किस प्रकार से होगा, 2 कैसे होगा, तो आप उसको हमें देख सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत सारे शिक्षक साथियों के मन के अंदर जो प्रश्न चल रहे थे उनको क्लियर किया है। और सर हम आगे भी शिक्षक साथियों की जो जहाँ कोई समस्या आएगी उनके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे, तैयार करते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी फोन पे पूछते रहते हैं कि सर आप हमें थोड़ा इसके बारे में और बताइए। तो हम टुकड़ों में आपको, क्योंकि अभी जिस दौरान जो काम चल रहा है हम केवल उसी की बात करेंगे। आगे जो जैसा कि सर ने बताया कि सितंबर में, अक्टूबर में आगे जो योजनाएं हैं ये पूरे वर्ष भर का जो प्रोग्राम है शिविरा के अकॉर्डिंग हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि चैनल का नाम ही राजस्थान टीचर्स अपडेट है, तो आपको अपडेट रहना है। और सर आप यहाँ आपने जो चर्चा की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजेश जी, मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा इसमें। कुछ जो कि पर्सन मेरे पास में आया था, एक कॉल आया था कि जो टीचर है वो जैसे 2 समूह में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें टीचर में कुछ समूहों के अंदर कोई जैसे सपोर्ट करने में है या कुछ ध्यान देने में है, उसमें भी सर कुछ अंतर रहेगा क्या? तो यहाँ पर जैसे समूह 1 के जो बच्चे हैं और समूह 2 के बच्चे हैं, तो शिक्षक का समूह 2 के जो बच्चे हैं उन पर कुछ अलग से स्पेस वो ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें उनको समूह ए में लेकर के समूह 1 में ले गए। इसलिए शिक्षक को समूह 2 के बच्चों के साथ में कुछ विशेष अलग तरह से एफर्ट करके और उन पर सपोर्ट भी करना है, और जो गतिविधियां हम करवा रहे हैं, कार्य पत्र करवा रहे हैं, तो उस समय उन पर विशेष ध्यान है वो रखना है। साथियों, एबीएल किट से संबंधित आपको जो कुछ विद्यालयों के अंतर्गत हो सकता है कि एबीएल किट अभी तक नहीं पहुंची है, तो आपने जो एफएलएम की जो 6 दिवसीय ट्रेनिंग की थी, लेवल 1 के अध्यापकों को जो शिक्षक ट्रेनिंग करवाई थी, उसमें एबीएल किट की ट्रेनिंग है वो सभी को प्राप्त हो चुकी है। उसमें किस प्रकार से हमें एबीएल किट है वो सारे किट है आपको दिखाए गए थे, और एबीएल किट को कैसे काम में लेना है वो करवा सकते हैं। यदि किसी शिक्षक साथी को इसमें कोई समस्या हो तो हम एबीएल किट की जो पीपीटी है वो आपको उपलब्ध करवा देंगे, और उसको आप देख करके आप अपनी तरफ से एबीएल किट है उसको यूज में ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा एबीएल किट को देखने के लिए जो सबसे पहला वीडियो है इस चैनल का उसको आपको देखना होगा, क्योंकि उसमें आपको सारी डिटेल दी गई है। वहां से जाकर के आप हमें नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से, और एबीएल किट की जो पीपीटी है वो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके जो कार्य पत्रक हैं एबीएल किट से संबंधित वो आप प्राप्त कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।